हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो ब्रेन ब्रिज में आपका स्वागत है। आज से हम क्लास 10th का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री। जो दोनों चैप्टर्स हैं आपके बेसिकली, देखो बता देता हूँ आपको। क्लास 10th आपकी जो बुक में चैप्टर नंबर 8 है, जिसको आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर इसके बाद में शायद 9th वाला है, जिसको आप एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हो, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे अपन ने सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जैसे अपन ने वो 2 चैप्टर लगातार विदाउट ब्रेक किए थे, वैसे ही ये 2 चैप्टर लगातार होंगे, बिना ब्रेक के होंगे, बीच में कोई और चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये, ठीक है। अब बेसिकली तुमको अगर ये चैप्टर करने हैं तो तुमको पहले ये जानना जरूरी है कि है क्या, मतलब असल में इन चैप्टर्स में है क्या और तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ क्या है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा चीजें अलग अलग है, बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि चीजों की क्वांटिटी में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा होता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तीसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सर्टेन एंगल्स, मतलब कुछ एंगल्स के लिए। जैसे कि वो सर्टेन एंगल्स कौन से होते हैं, जो हमने एरिया टू सर्कल से मैं तुमको बताया था, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। इसके बाद में और भी चीजें चलती हैं, जैसे कि हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और एक आता है फिर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री आपके इतने पार्ट होते हैं। ये पार्ट ऐसा का ऐसा सेम आपको दिया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंसेस भी बोल देते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। इस चैप्टर को मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बढ़िया मानता हूँ, ये चैप्टर बिल्कुल सही दिया हुआ है। बट ये वाला जो चैप्टर आपका, इसमें आपको देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, लेकिन एक बेसिक लेवल पे, बहुत बेसिक जिसको बोलते हैं ना, 3 एंटिटी गिनती की, ठीक है। सर्टेन एंगल्स वाला दिया हुआ है, जो टेबल आप याद करते हो, ये आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको नहीं दिया हुआ है। स्कूल में करवाया गया हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये आता है। तो ये सारा एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में है क्या, ठीक है। तो अपन सब कुछ करेंगे और सब कुछ उतना ही करेंगे। देखो एनसीईआरटी तो कंप्लीट करने वाले ही हैं, ठीक है। बीच बीच में जो चीजें इनसे रिलेटेड आएंगी, मैं तुमको वो बता के इनको भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, ठीक है। मतलब बेसिकली तुमको अनजान नहीं छोड़ूंगा किस चीज से, लेकिन करवाऊंगा उतना ही जितना एनसीईआरटी में, क्योंकि ये प्लेलिस्ट पूरी एनसीईआरटी को डेडिकेटेड है। ज्यादा जो होगा वो एक्स्ट्रा क्लासेस में होगा जो होगा, या फिर अपन जब सीबीएसई सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स भी हमने इकट्ठे करे हैं बेसिकली, जो आखिरी के 2-3 साल हैं उनके पेपर, और जो आपको सीबीएसई की साइट पे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सीबीएसई ने डाले हैं इस बार, वो सब हमने इकट्ठे करे हैं, ठीक है। तो वो सब आपके स्टार्ट हो जाएंगे भी 1-2 दिनों में। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अपन जो पढ़ रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। सबसे पहले जो तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इस पे बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है, या फिर एक चीज ऐसी जो तुमको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बिल्कुल इजी कराऊंगा, कोई निमोनिक कुछ यहाँ पे ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। सिंपल से वैसे ही समझ में आ जाएगा, तुमको ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सुनते जाओ। ट्रिग्नोमेट्री is purely based on right angled triangle। ये पहली चीज़ है जो तुमको पता होनी चाहिए और जो तुम्हारे दिमाग में फिट बैठनी चाहिए। क्या
कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ वहीं लगती है जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल होता है। जहां राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये एक चीज़ है जो पता होनी चाहिए। अब इसमें देखो कैच क्या है। अब तुम ये भी कह सकते हो कि सर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करवाया था सर ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे को, लेकिन वो तो ट्राइंगल ऐसा था, है ना। और डाउट आ सकते हैं, बोला सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, लेकिन बेटा उन्होंने ऐसा कंस्ट्रक्शन भी किया होगा फिर, और इन्होंने दो राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट किया होगा, उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज तुमने क्या पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही काम करती है, ठीक है। तुम्हारे लेवल पे तुमको जितनी जानने की जरूरत है मैं उतना ही बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है सर इसमें एक तो बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और एक सर हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब एक चीज बताना मेरे को, जैसे मान लो मैं इसको बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी। सबसे पहली जो चीज़ मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना। हमको पता है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए सर्टेन कुछ होगा, एंगल सी सर्टेन कुछ होगा। सपोज करो जो हम थीटा मानते हैं ना, एंगल थीटा, जो अपन एंगल को एक नोटेशन के नाम में जानते हैं थीटा के नाम पे, अगर मैं बोलूं कि सी एंगल जो है वो थीटा है, थीटा डिग्रीज है, अगर मैं बोल रहा हूं सी एंगल जो है वो थीटा डिग्रीज है, तो ए एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। अभी 90 माइनस थीटा कहां से आया, देखो क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये तीनों 180 नहीं होनी चाहिए क्या, बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है। अगर एंगल बी जो है वो 90 है ऑलरेडी, और ये प्लस एंगल का सी आ गया और ये प्लस एंगल का ए आ गया, ठीक है। अगर ये 90 है ऑलरेडी तो मेरे को मिल गया कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये जाके माइनस हो जाएगा ना, हो जाएगा। पहली सीख क्या मिली, angles other than right angle in a right angle triangle are complementary to each other. What does it mean? What are complementary angles? Complementary angles are the angles who sum up to 90 degrees. ऐसे दो एंगल्स जिनका सम अगर हम कर दें तो 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, तो ऐसे दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि अगर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एक ट्राइंगल की तीन एंगल्स हैं जिनमें से एंगल बी एक राइट एंगल है, तो पता चलता है क्या कि एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, पता चलता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ये स्टेटमेंट इसीलिए करवाया मैंने, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, कौन होंगे, जो 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल्स बचे वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। इसका एक और चीज क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं इसको तुम ऐसे लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारी पहली लर्निंग आज की, ठीक है। साथ चलते रहो, बस धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊंगा। दूसरी चीज, सर आपने इसको थीटा और इसको 90 माइनस थीटा क्यों लिखा, वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर तुमको एग्जाम में ऐसा कुछ आता है और वहां पे तुमको ये बोल देता है कि ये 90 है ये 30 है, ठीक है, ये बताओ, तो बच्चे बेवकूफ़ क्या करते हैं, 30 प्लस 90 प्लस 30 प्लस इसको x मानेंगे, फिर इसको 180 के बराबर रखेंगे। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुमको पता है कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो 90 में से ही इसको माइनस करोगे ना, तभी तो ये 60 आएगा। इसीलिए मैंने तुमको ये करवाया कि मान लो अगर ये थीटा है तो हमको इससे रिलेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है इस चीज के लिए कि ये क्या आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा भाई, जो ये होगा इसको 90 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर तुमको ये ना देके ये दे रखा है और ये पूछ लिया, ये दे रखा है तो 90 में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा। भाई एट द एंड दोनों का सम तो 90 है ना। अगर मैं 30 इसको दूं तो ये 60 है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको बोला कि ये 30 और ये बताओ तो तुम इसको 60 बोल दोगे, बराबर चीज। ऐसे कितने केस बन सकते हैं वो सब पढ़ेंगे अभी हम। अभी तुमको याद क्या रखना है कि थीटा क्या है, थीटा बेसिकली एंगल का एक नोटेशन है। थीटा इज नोटेशन टू एंगल। अरे जैसे वैल्यूज को मानते टाइम एक्स वाई जेड नहीं देते हो क्या, देते हो ना, वैसे एंगल्स को थीटा बोल दो। थीटा इज नोटेशन ऑफ ए एंगल। ये अपना
पहली चीज आज की जो तुमको पढ़नी है, ठीक है। हालांकि इसमें याद करने ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, पता होना चाहिए कि जब ये 90 होगा तो ये दोनों का सम 90 आने वाला है। अब इसमें 3-4 केसेस बनेंगे, वो बताता हूँ तुमको, ठीक है। इसमें केसेस क्या क्या बनते हैं ये देखो, 3 केस बनेंगे इसके अंदर। पहला केस फॉर एग्जाम्पल, एक केस, 2 केस और ये 3 केस। क्या बने बताओ, ये तो 90 है तीनों में ही, ठीक है, वरना राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हुआ, ठीक है। इफ दिस इज 30 तो 90 माइनस 30 करोगे तो ये 60 नहीं आएगा क्या। इफ दिस इज 60 तो 90 माइनस 60 करोगे तो ये 30 नहीं आएगा क्या। एंड इफ दिस इज 45 तो 90 माइनस 45 करोगे तो ये 45 नहीं आएगा क्या। 3 केस बने, ठीक है। अब देखो ये एंगल बराबर है, ठीक है। ये एक अपने को ठीक है समझ में आती चीज़, ये समझने वाली चीज़ है, ये भी ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इस ये डिफरेंस क्यों है ये बताओ मेरे को। देखो 2 एंगल बराबर है 90 के अलावा, 2 एंगल बराबर है। 2 एंगल बराबर होने का मतलब क्या होता है, इन एनी ट्रायंगल इफ एनी 2 एंगल्स आर इक्वल, व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस इज दैट व्हेन द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू ईच अदर देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो 2 साइड्स जब बराबर होंगी तो उनके सामने वाले जो 2 एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, बराबर पढ़ा है 9th में। तो इसी चीज को जब कन्वर्स के लिए देखोगे तो 2 एंगल अगर किसी ट्रायंगल में बराबर है तो जाहिर सी बात है उनकी अगर जो 2 अपोजिट साइड्स है वो भी बराबर होगी, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये 2 एंगल बराबर क्यों है, क्योंकि इनकी अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी बराबर है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। और जब 2 साइड्स किसी भी ट्रायंगल की बराबर होती है तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल तुमको पता होना चाहिए क्या होता है। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक होता है स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स बराबर होती है, एक अनइक्वल होती है। और स्केलन क्या होता है, जिसमें तीनों ही साइड्स अनइक्वल होती है, ठीक है। तो इफ वी आर गेटिंग दैट दीज 2 एंगल्स आर इक्वल देन वी शुड ऑलरेडी प्रिज्यूम दैट द अपोजिट साइड टू दीज इक्वल एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। सिंपल सी बेसिक सी चीज है, ठीक है। अगर 2 साइड्स के अपोजिट एंगल्स बराबर हैं तो इन 2 एंगल्स की अपोजिट वाली साइड्स भी बराबर होगी। तुमको अगर पहला केस दिया जाए तो इनको इक्वल मान लो, ये दिए जाए तो इनको इक्वल मान लो, खत्म चीज, ठीक है। तो जब ऐसा एंगल, ऐसा ट्रायंगल आता है जो 90 डिग्री भी हो और आइसोसेलेस भी हो, उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बराबर, ये चीज है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री इज प्योरली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल्स। थीटा इज अ नोटेशन ऑफ एंगल, किसी भी एंगल को हम थीटा बोल देते हैं। नाउ इफ दिस इज थीटा देन दिस मस्ट बी 90 माइनस थीटा, और इफ दिस इज थीटा देन दिस मस्ट बी 90 माइनस थीटा। तुम्हारी जो मर्जी है जिसको वो मान लो, ठीक है। ये बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस होगा। बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होती है, 1 मिनट, आई एम सॉरी, ठीक है। जो 90 डिग्री वाली वर्टेक्स होती है ना, उससे जो 2 एडजेसेंट साइड्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर बेस होती है। जरूर नहीं ये परपेंडिकुलर, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगी, ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर तो बेस नहीं होगा, ये बेस भी हो सकता है। बट ओनली साइड इज ऑलवेज कांस्टेंट दैट इज हाइपोटेनियस। कैसे, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ऐसे याद रखना है। जहां पे 90 डिग्री का एंगल गिरा हुआ है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट चुका हूं, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगा तुमको। ये थीटा 90 माइनस थीटा वाला, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जानबूझ के बताया मैंने, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 90 होता है, ठीक है। अगर इसको तुम 30 बोलोगे तो ये 90 माइनस 30 है, इसको तुम 60 बोल रहे हो तो ये 90 माइनस 60 है। सिमिलरली अगर तुम इसको 30 बोल रहे हो तो ये 90 माइनस 30 है, और इसको 60 बोल रहे हो तो ये 90 माइनस 60 है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल यही चीज़ है। याद रखना है कि ये दोनों हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। चलो
अब देखो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड थिंग। आज की दूसरी चीज़ जो अपने को पढ़नी है वो क्या है, देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर विच साइड इज हाइपोटेनियस, विच साइड इज परपेंडिकुलर एंड विच साइड इज बेस। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कैसे करना है सर, ये तो बहुत ईजी होता है, 90 के दोनों वाली जो खड़ी है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है सर, और जो लेटी है हमेशा बेस होती है, और जो बची है वो हाइपोटेनियस होती है। बुद्धू लाल ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो क्वेश्चन घुमा देगा तुमको, ऐसा नहीं होता। ऐसा समझ के जाओगे तो पक्का कुछ ना कुछ गोबर करके आओगे एग्जाम में। अब जैसे मैं बता रहा हूं वैसा का वैसा तुम्हारे को दिमाग में रटा होना चाहिए, नाम भूल जाओ ये नहीं भूलोगे, ठीक है। सुनते जाओ, इसको मैंने बोला है 90 डिग्री है, इसको मैंने बोल दिया है थीटा है, इसको मैंने बोल दिया है 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये कोई ए है, ये कोई बी है, ये कोई सी है, ठीक है। एक चीज़ देखो ध्यान रखना, कैसे बता रहा हूँ ध्यान रखना। पहली बात तो थीटा वो एंगल होता है जो हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हमको ऑपरेट करना है, ठीक है। ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमने x मान लिया किसी चीज को, अब उस x के पीछे पड़ जाओगे तभी तो उसकी वैल्यू आएगी। वैसे ही तुमको साइन थीटा बोलेगा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आया नहीं है, बताया नहीं मैंने तुमको, लेकिन थीटा क्या होता है, थीटा उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जो एंगल से हमको मतलब होगा। क्वेश्चन में जिस एंगल से मुझे मतलब होना चाहिए, मतलब मुझे जिस एंगल की वैल्यूज निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में, वही एंगल को मैं थीटा बोलूंगा। अगर क्वेश्चन में मुझसे ये एंगल पूछा होता तो मैं थीटा इसको देता, इसको नहीं। समझ रहे हो? याद रखना हमेशा, साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री वर्टेक्स, 90 डिग्री वर्टेक्स, अरे वर्टेक्स तो पता है ना बेवकूफों, जो कोने होते हैं इनको वर्टेक्स बोलते हैं। Side opposite to the 90 degree vertex is always hypotenuse of the triangle, hypotenuse of triangle, पहली चीज, ठीक है। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस होती है। पहली चीज आज की, मतलब सेकंड बोर्ड की हमने पहली चीज पढ़ी है। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे भाई, ध्यान रखना, पहले तो ये बहुत इजी होनी चाहिए, ये तुमको एज ए डेफिनेशन की तरह पता होना चाहिए, ये तुम्हारे दिल में घुसनी चाहिए चीज कि 90 के सामने वाली चीज हमेशा हाइपोटेनियस होगी, इसको मैं हाइपोटेनियस बोलूंगा हमेशा, भले ही दुनिया इधर की उधर हो जाए ये हाइपोटेनियस ही रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज, साइड अपोजिट टू द थीटा विल ऑलवेज बी टेकन एज परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल। मतलब थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या पढ़ा दूसरी चीज, कि जो थीटा मैं लूंगा या फिर जिस थीटा मुझे काम करना होगा क्वेश्चन में, ठीक है, उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको मैं हमेशा परपेंडिकुलर बोलूंगा। भले ही मैं अपना नाम भूल जाऊं लेकिन ये नहीं भूलूंगा कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। समझ गए हो बात को? ये दूसरी लर्निंग थी। पहली लर्निंग क्या थी कि 90 के सामने 90 वाली वर्टेक्स जो होगी या फिर 90 का जो एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। दूसरी चीज, जो थीटा वाला एंगल होगा यानी कि ऐसा एंगल जिसको हमको ऑपरेट करना है या जिस एंगल के जो एंगल हमको क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, वो एंगल को हम थीटा बोलेंगे और उसी की सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तीसरी चीज, द साइड on which theta relaxes is all, छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, नजर आना चाहिए मोती हुई तरह तुमको। साइड
on which theta angle relaxes is called, या फिर will be taken as, will be taken as base of triangle। क्या मतलब हुआ? थीटा जिस पे लेटा होगा वही साइड बेस होती है। तीसरी चीज क्या पड़ी कि जो थीटा है, थीटा जहां भी होगा वो किसी ना किसी के ऊपर तो लेटा हुआ होगा। अगर तुम इसको थीटा मानते हो तो ये इस पे लेटा हुआ है, इसको थीटा बोलोगे तो ये इस पे लेटा हुआ है। तो जहां पे थीटा जिस पे लेटा हुआ होगा, थीटा एंगल यानी कि ऐसा एंगल जिसको हमको ऑपरेट करना है या फिर जिसके लिए हमको वैल्यू निकालनी है, वो एंगल जिस साइड पे लेटा हुआ होगा उस साइड को मैं बेस बोलूंगा। सिंपल चीज। क्या? पहली चीज 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। मैं तुमको डायरेक्टली ये लाइंस भी बता सकता था, सिर्फ ऐसे भी याद करवा सकता था, लेकिन क्या है कि जब तक मैं इंग्लिश लिखूंगा नहीं तब तक तुम लोग को ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तुमको दोनों तरीके से बता दिया है। साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज हाइपोटेनियस ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है। दूसरा, साइड अपोजिट टू द थीटा, दैट मींस व्हिच व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल दैट विल बी कंसीडरिंग टू डिकोड दैट वैल्यू, और थीटा इज द एंगल दैट विल बी आस्क्ड टू अस बाय क्वेश्चन। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू द थीटा विल ऑलवेज बी टेकन एज परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल। तीसरी चीज, साइड ऑन विच थीटा एंगल रिलैक्सेस विल बी टेकन एज द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में 90 के सामने वाली जो साइड होती है हमेशा हाइपोटेनियस होती है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और थीटा जिस पे लेटा होगा वही साइड हमेशा बेस होगी। ठीक है, ये चीजें तुमको कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ का मतलब बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्री का पहला एग्जाम्पल भी करो इन चीजों को जानने में ना तो पाप करोगे तुम। ये तो पता होना ही चाहिए। समझ रहे हो बात को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको। अब देखो, हमने एंगल की बात कर ली कि सर आपने बता दिया कि ये थीटा होता है तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये तो हमेशा कांस्टेंट है ना। सर एंगल की तो बात कर ली। अब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस कैसे कंसीडर करने सर, वो भी आपने बता दिया। अब सर साइड्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा साइड्स में है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स कब कैसे निकलती है बताओ मेरे को? क्या इरेडिएटेड सर्कल से पढ़ानी है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो ये बेस है। दो, अच्छा इसके दो एग्जांपल तो दे दूं तुमको, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, वरना तुम कंफ्यूज होगे, ये हाइपोटेनियस है। दूसरा एग्जांपल क्या? अगर ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, और ये 90 है। अब थीटा जब यहाँ आ गया तो थीटा किस पे लेटा है? इस पे लेटा है ना, तो ये बेस बन गया, परपेंडिकुलर नहीं रहा। ये दो साइड्स होती हैं, पलटू होती हैं। ठीक है, ये अपनी फितरत बदलती रहती है, जिनको अपन टर्न कोट बोलते हैं। तुम मुझसे ना वोकैबुलरी पढ़ सकते हो, पता है तुमको? टर्न कोट एक वर्ड होता है, जाके सर्च करना। टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू। बिल्कुल हिंदी में बता दिया, बिल्कुल इंग्लिश में बता दिया। टर्न कोट का मतलब होता है किसी भी चीज की तरफ लॉयल नहीं रहना, इधर से उधर। जो ऐसे बच्चे नहीं होते, तुम्हारे क्लास में से दोस्त होंगे ना कुछ, जो इधर वो जिधर भजन, वो क्या बोलते हैं उसको, जिधर भजन उधर भजन। ठीक है, वैसे वाले लोग जो होते हैं ना, वो उनको बोलते हैं दल बदलू। ठीक है, थीटा जिस पे लेटा होगा वो बेस होगा। थीटा भी इस पे लेटा है तो ये बेस हो गया, और थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता ही है, याद रखना। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को निकालने की जो टेक्निक है वो मैं बता के तुमको पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम होती है वो, उसमें क्या बोलते हो, चैप्टर कौन सा था, पढ़ा था ना यार हमने, इरेडिएटेड सर्कल्स। ठीक है, उसमें हम कर करके थक चुके हैं। h² = p² + b² ऑलवेज।
ये सत्य है। साइड्स निकालने का एक तरीका है, और अगर दूसरा तरीका है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आगे पता चल जाएगा तुमको। लेकिन अभी के लिए तुमको परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ये पता होना चाहिए। ये आज की तुम्हारी दूसरी लर्निंग है, ठीक है। मैं जोर उन्हीं चीज़ों पे दूंगा जिन चीज़ों में बच्चों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। जो चीज़ें एक बार में पढ़ने वाली हो तो वैसे भी सबको समझ में आ जाती है, उनमें कोई नहीं आता, ठीक है। मतलब उनमें तो हर बच्चे का नंबर आ जाएगा ना, नंबर जहाँ कटेंगे वहीं पढ़ाओ, तो तुम्हारे यहाँ नंबर कटते हैं, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लो, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और थीटा जिस पे लेटा होगा वही बेस होगा। चलो मिटा रहा हूँ, हो गया तुम्हारा, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। चलो अब देखो दूसरी चीज क्या होती है। अब ये बताओ, पहले तो मैंने तुमको बता दिया कि अगर मुझसे 3 एंगल होते हैं, 90 होता है, ठीक है। अब थीटा और 90 माइनस थीटा करके तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा कि साइन थीटा निकाल दो या साइन 90 माइनस थीटा निकाल दो, ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है पता तुमको? साइन बोलता है बेटा, क्वेश्चन बोलता है कि बेटा साइन, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्वेश्चन बोलेगा साइन ए निकाल दो या फिर साइन सी निकाल दो, ठीक है। तो जब सी तुमसे पूछ रहा है ना, तो तुम्हारा ये थीटा हो गया। अब तुम लोगे ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। बट व्हेन क्वेश्चन आस्क साइन ए निकाल दो, अब साइन ए पूछ रहा है तो अब तुम इसको बेस लोगे, इसको परपेंडिकुलर लोगे और इसको हाइपोटेन्यूस लोगे, फिर काम करोगे। समझ रहे हो बात को? ये चीज है, इसीलिए बताया। वो थीटा और 90 माइनस थीटा का मतलब सिर्फ ये है एंगल निकालने से। अगर ये थीटा मतलब कोई 30 दे रखा होता तो ये तुम्हारा 60 हो जाता, खत्म। ये तुमको 60 दे रखा है तो तुम्हारा 30 हो जाएगा, खत्म। ये तुम्हारा 45 दे रखा है तो ये तुम्हारा 45 हो जाएगा। बड़ी ही गंदी हैंडराइटिंग में छोटी चीज है, देख लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पढ़ा दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा देते हैं आपको। अब आप देखो क्या होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, व्हाट इज ए रेशियो? सबसे पहले रेशियो क्या होता है? फ्रैक्शन का दूसरा नाम रेशियो है। फ्रैक्शन का दूसरा नाम रेशियो है। मतलब अगर किसी चीज को, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं 5/7, तो इसी को मैं लिखूंगा 5:7। किसी भी चीज को अगर मैं लिख सकता हूं 1/2, तो मैं इसको लिखूंगा 1:2। अगर किसी को मैं 2 लिख सकता हूं तो मैं इसको लिखूंगा 2:1। क्यों? क्योंकि नीचे 1 आता है, ठीक है। तो ये एक छोटी चीज थी। अब फ्रैक्शन से क्या मतलब है? रेशियो फ्रैक्शन को ही बोलते हैं। मतलब अब समझोगे तुम बात को, इधर देखो, किसी भी 90 डिग्री ट्राइंगल में, ये तुम्हारा कोई 90 डिग्री ट्राइंगल है, ठीक है। लेट्स से ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रेशियोज की। अब अपन एक बार के लिए ये मान रहे हैं साइन टू द रेशियो ऑफ थीटा, ठीक है। देखो साइन, कॉस, टेन। देखो पहले तो चीजें लिख लो, एक तो होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। साइन के आगे तुम याद रखोगे इधर कॉसेक, इधर रखोगे सेक और इधर रखोगे कॉट, ठीक है। दूसरा, सिर्फ साइन तो आता नहीं है, साइन के आगे या तो कोई ना कोई वर्टेक्स का नाम आता है या फिर एंगल का नाम आता है। मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट किसके भूखे हैं? एंगल्स के भूखे हैं। इनको आगे यहाँ पे एंगल्स का नोटेशन चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इन सब के आगे थीटा लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? थीटा, ठीक है। और वो थीटा में क्या मानूंगा वो मैं तुमको बता देता हूँ। वो थीटा में ये कंसिडर कर रहा हूँ कि अब की बार मेरा थीटा ये है, ठीक है। तो जाहिर से बात है ये 90 माइनस थीटा हुआ, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? थीटा ये है तो बेस ये हुआ, फिर ये अपना परपेंडिकुलर हो गया और ये अपना हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनना,
साइन जो होता है ये रेशियो, ये पता है इनका है ना, अपने हवा बना रखा है, इनकी ट्रिक्स निकाल रखी है 4 4 5 5, तो बच्चे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं इनको, कोई वो नहीं है, बड़ी कोई तोप वाली चीज़ नहीं। ध्यान सुनना, साइन, जब साइन याद करना हो तो ऐसे चलोगे ऊपर से ऐसे, स्टार्ट यहाँ से करना है, खत्म यहाँ पे करना है। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरा, जब कॉस याद करना हो तो चलोगे ऐसे, साइन का जस्ट उल्टा। क्यों? क्योंकि बेस से स्टार्ट करना है, हाइपोटेन्यूस पे खत्म करना है। मतलब ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। मतलब देखो, अब तुमको समझ में आ रहा होगा हम साइन किसको बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का जो फ्रैक्शन होता है, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ये एक यूनिट है, इस यूनिट को मैं साइन थीटा का नाम दे रहा हूं। समझ रहे हो बात को? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब कॉस थीटा। बस ये रेशियो की तरह याद करी जानी चाहिए। इनके 50-50 निमोनिक निकाल रखे बच्चों ने, वो भी खतरनाक खतरनाक, सुनाऊंगा भी एक दो तुमको। तीसरा कैसे याद करना है, टेन थीटा क्या है भाई, टेन थीटा कुछ नहीं है, ऐसे जाया तू, ऐसे भी जाया, अब तू चल जा ऐसे, इधर से इधर आओ। देखो सुनो कैसे याद करना है, यहाँ से शुरुआत हुई यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करो यहाँ पे खत्म करो, तो टेन आ गया। ऐसे याद नहीं होता है तो टेन को ऐसे याद कर लो, इसके नीचे से एच हटा दो, इसके नीचे से एच हटा दो, ठीक है। नीचे क्या आया था, बी आ रहा था, ऊपर क्या था, पी था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर बता रहा हूँ, साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos theta is nothing but base upon hypotenuse, tan theta is nothing but the ratio of perpendicular to base। ठीक है, बेसिकली परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस को जब मैं डिवाइड करूंगा तो उस नंबर को या उस पूरी चीज को, जो भी वो फ्रैक्शन आता है, डेसिमल आता है, नंबर आता है, कुछ भी आए, उस सब को मैं साइन थीटा का नाम दे रहा हूं। जब मैं बेस को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करूंगा तो उस चीज को मैं कॉस थीटा का नाम दे रहा हूं, और जब मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करूंगा तब मैं उस चीज को टेन थीटा का नाम दे रहा हूं। ये तीन इन्होंने चीजें बनाई क्योंकि इनको नाम देना था, हमने एक नाम दिया, मतलब मैं इन दो साइड्स के रेशियो को साइन बोल रहा हूं, इन दो साइड्स के रेशियो को कॉस बोल रहा हूं, इन दो साइड्स के रेशियो को टेन बोल रहा हूं। फिर इसके बाद में इनको जरूरत पड़ी कि यार एक चीज बताओ, अगर हम रेशियो 5/4 करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल 4/5 आता है, तो इसके लिए भी कोई ना कोई नाम सोचना पड़ेगा। तो सोच लिया। कैसे सोचा? देखो, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, मतलब P अपॉन H अगर ये है तो ये H अपॉन P हुआ। कॉस का उल्टा होता है सेक, मतलब अगर ये B अपॉन H है तो ये H अपॉन B हुआ। और टेन का उल्टा होता है कॉट, मतलब अगर ये P अपॉन B है तो ये B अपॉन P है। सिंपल चीज है, कोई इसको ऐसे याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पता है कैसे कैसे याद कर रखे मैंने, कैसे कैसे सुने? देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दूसरा। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, तीसरा। और भी ऐसे 3-4 है मेरे दिमाग में, लेकिन क्यों जरूरत पड़ रही है याद करने की मुझे समझ नहीं आता। मतलब तुम 10th क्लास में हो, तुमको सिर्फ 3 फ्रैक्शन के लिए अगर निमोनिक की जरूरत पड़ रही है ना, तो भाई भगवान बचाएगा तुमको, तुम क्या करोगे फिर, अगर तुमको इतना सा याद नहीं हो रहा है तो। मजाक बना रखा है इसका जबरदस्ती का। राइट एंगल ट्राइंगल में जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की रेशियो की बात होगी तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की रेशियो की बात हो रही है तो या तो साइन थीटा की बात है या कॉस थीटा की बात है, कॉसेक थीटा की, सॉरी। अब जब P अपॉन H की बात करूंगा तो साइन थीटा, और जब H अपॉन P पे आ जाऊंगा तो कॉसेक थीटा। दूसरा, राइट एंगल ट्राइंगल में जब बेस और हाइपोटेन्यूस की बात होगी तो मेरा या तो कॉस थीटा होगा या सेक थीटा होगा, ठीक है। B अपॉन H होगा तो कॉस थीटा, H अपॉन B होगा तो सेक थीटा। तीसरा, राइट एंगल ट्राइंगल में जब परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो की बात होगी तो जब P अपॉन B होगा तो मैं बोलूंगा टेन थीटा, लेकिन जब B अपॉन P होगा तो मैं बोलूंगा कॉट थीटा। इट इज दैट इजी, कोई पंडित बद्री प्रसाद कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। सिंपल चीजें हैं बिल्कुल। साइन थीटा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। अब इनको उल्टा कैसे याद करना है? अब देखो बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, कॉस का उल्टा लोग कॉसेक मान लेते हैं, नहीं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कैसे याद करना है देख लो, जिसके स्टार्टिंग में ऐसा आ रहा है तो इसका उल्टा हमेशा सी वाला होगा। अब कॉस तो इसी की लाइन में है तो इधर तो सी वाला कौन बचा, कॉट या कॉसेक। अब कॉट तुम में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि दोनों में टी आ रहा है तो ये दोनों तो साथ ही रहेंगे और इन दोनों में किसी को दिक्कत भी नहीं आती। टेन का उल्टा कॉट सबको याद होता है, लेकिन याद रखना साइन जो होता है उसका उल्टा सेक नहीं होता है,
साइन जो होगा उसका उल्टा ऐसा होगा, इसके आगे सी आ रहा हूं, ये सी आ रहा है कॉसेक। सिमिलरली कॉस सी आ रहा है तो इसका उल्टा एस वाला होगा, मतलब सेक टेन कॉट। ये तीन रेशियोज होते हैं, इनको जब उल्टा कर देते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कॉसेक थीटा होता है। इससे हम क्या सीखे? इससे हम ये सीखे कि सर अगर रेसिप्रोकल की बात कर रहे हो तो रेसिप्रोकल तो सर देखो ऐसे ही होता है कि अगर P अपॉन एच है तो इसका रेसिप्रोकल सर H अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो साइन जो है, ठीक है, ये किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। ठीक है, मतलब दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सिमिलरली इसी को आगे लेके जाओगे तो कॉसेक थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्यों? रेसिप्रोकली तो होता है। दूसरी चीज, कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होगा सर? इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा का उल्टा कौन होगा सर? इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। सिंपल चीजें हैं, याद करने की जरूरत है इनको। और ये याद करने वाली चीजें भी नहीं है यार, 2 बार इस क्लास को रिवाइज कर लोगे और एक बार खुद से पेन से लिख लिया कॉपी में, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा, ऐसे कहानी की तरह। ये याद करने की थोड़ी जरूरत पड़ रही है। जब मेरे को पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो साइन ऊपर नीचे कॉसेक ही लिखूंगा ना मैं, और फिर इन्हीं को दोनों को अल्टू पुल्टू करके इधर लिख दूंगा। सिमिलरली चीज मेरे को पता है कि कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस और सेक, और ये सेक इधर आ गया, कॉस इधर आ गया, एक ही बात है। ये इधर मल्टीप्लाई में गया तो इधर डिवाइड में जाएगा ना, और क्या करेगा? सेम चीज टेन और कॉट की है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से बता रहा हूं, जब ऐसे चल के और ऐसे जाओगे तो साइन थीटा, ऐसे चल के ऐसे जाओगे तो कॉस थीटा, ऐसे चल के और ऐसे आ जाओगे तो टेन थीटा। ऐसे याद नहीं होता है, ऐसे याद कर लो। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ऐसे चलोगे तो साइन, ऐसे चलोगे तो कॉस, और इसको ट्रायंगल ऐसा बना दोगे तो टेन। साइन कॉस टेन ऐसे आते हैं। साइन कॉस टेन याद हो गए सॉरी साइन कॉस टेन याद हो गए तो इनका उल्टा भी याद हो जाएगा। इनका उल्टा याद हो गया तो ये सब चीजें लिखने में क्या ही जोर आने वाला है। ठीक है, चीजें नई जरूर हैं लेकिन हार्ड नहीं है कि उनको याद करने के लिए तुमको निमोनिक की जरूरत पड़ रही है। कम ऑन यार, तुमको ये याद करने के लिए इतने से 6 लेटर याद करने के लिए तुम क्या क्या बना रहे हो? पंडित बद्री प्रसाद कुछ हर हर बोले, पता नहीं क्या पाकिस्तान भूखा पैसा। अरे इतना सच थोड़ी बोलना होता है। चलो स्क्रीनशॉट लो, खत्म करो इसको, आगे बढ़ूंगा मैं। एक लास्ट चीज और पढ़ाऊंगा, क्लास खत्म आज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जितना तुमको जानना तुमने जान लिया। एक चीज और याद रखना, अभी पहले बताई थी मैंने, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इनमें से तुमको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें 2 साइड्स दे रखी होगी, तीसरी नहीं दे रखी होगी, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज लेना वहां पे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज लेना है वहां पे हमेशा, विच मीन्स हमको ये रटी हुई होनी चाहिए दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये सर ये तो रटी हुई होनी चाहिए। और ये अब तक भी रट जानी चाहिए क्योंकि रिलेटेड सर्कल्स में घनी की है अपन ने। किसी ने अगर चैप्टर्स नहीं देखे हैं सर्कल्स, रिलेटेड सर्कल्स, 4 चैप्टर इस चैनल पे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में इस चैनल की, आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 30 के अराउंड वीडियोस पड़ी हुई हैं जो स्टार्टिंग की 4 जो अपन ने चैप्टर करे थे उन पे बेस्ड है। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मिटा रहा हूँ मैं। चलो अब एक चीज़ और कराऊंगा बस और आज ही क्लास खत्म। ठीक है, वो एक चीज़ और समझनी जरूरी है, मतलब वो चीज़ मैं तुमको समझा चुका हूँ वैसे ऑलरेडी, लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल यूज हो जाए तो फिर क्या ही कहना है। देखो मैंने लिया एक ट्राइंगल, क्योंकि अभी तक मैंने रेशियोज तुमको बताए नहीं थे इसलिए वो करवाई नहीं थी उस टाइम पे, अब बता दिए तो करवा देता हूँ। ठीक है, ये है। ठीक है, अब बताओ मेरे को, मैंने बोला साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, लेकिन मुझे साइन ए भी निकालना है और साइन सी भी निकालना है, कॉस ए भी निकालना है और कॉस सी भी निकालना है, टेन ए भी निकालना है और टेन सी भी निकालना है। सर कैसे निकलेगा? अगर पिछली स्लाइड याद है दिमाग में, हमारी तो स्लाइड यही है भाई, पावर पॉइंट है नहीं बोर्ड है, स्लाइड याद है दिमाग में। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है? अच्छा साइन क्या बोला है? ए बोला है, ए बोला है, ए बोला है मतलब थीटा कहाँ पे? यहाँ पे।
अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुई, इसका परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुआ AC, पहली चीज। दूसरा साइन C, मतलब अब जो थीटा है वो तुम्हारा कहाँ हुआ, यहाँ पे, तो अब परपेंडिकुलर क्या हुआ AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगेगा फॉर्मूला तो, लेकिन अब परपेंडिकुलर बदल गया, क्यों, क्योंकि हमारा एंगल बदल गया, हमारा एंगल C हो गया, अब C ये है तो इसका परपेंडिकुलर तो AB ही होगा, तो ये AB अपॉन AC, बराबर है यहां तक। एक चीज, दो चीज, आ जाओ कॉस A और कॉस C पे। कॉस A की बात करूं, A ये है, ठीक है। अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मेरे को पता है हमेशा सेम ही रहने वाली है, तो मैं AC पहले लिख देता हूं, ठीक है। लेकिन बेस बदलेगा, बेस कब बदलेगा, जब एंगल बदलेगा। जब कॉस A को लेके आ रहा है साथ में तो इसका बेस हो गया AB, और जब कॉस C को लेके आ रहा है तो इसका बेस हो गया BC, बराबर। आ जाओ tan पे। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस देखो tan है और परपेंडिकुलर बेस, ये दोनों उल्टू पलटू है, देखते जाओ। tan A जो होगा, A मतलब यहाँ की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर क्या हुआ, इस एंगल का, इस एंगल का परपेंडिकुलर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा। या फिर बेस से याद कर लो भाई, इसका बेस क्या हुआ, जिस पे लेटा हुआ है तो परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर, तो ये हुआ BC अपॉन बेस कितना हुआ इसका AB। और जब मैं बात करूंगा tan C की, tan C पे मेरा परपेंडिकुलर कितना हुआ AB, और मेरा बेस क्या हुआ BC। ये चीज इस तरीके से डिफरेंशिएट करना था। जब A दिया हुआ होगा तुमको बिल्कुल प्रायोरिटी से ध्यान देना है कि कौन सा एंगल पूछ रहा है, उस हिसाब से तुम अपना परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करोगे, उसके बाद ही तुम वैल्यूज निकाल पाओगे। अब ये चीजें मैंने तुमको इसलिए क्लियर करवाई है क्योंकि आगे एक्सरसाइज करने में तुमको ये रत्ती भर जोड़ नहीं आने वाला, फटाफट काम होगा तुम्हारा, समझ गए हो। अब एक चीज बताओ, एक और चीज करते हैं। अब आ जाओ, साइन का उल्टा क्या, कॉसेक, तो कॉसेक A और कॉसेक C। कॉस का उल्टा क्या, सेक, सेक A और सेक C, सेक C। और तीसरा क्या है, tan A, मतलब कॉट A और कॉट C, ठीक है। कॉसेक क्या होता है भाई, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो कॉस क्या, कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये ऐसे दिमाग में याद करो, इसका सीधा उठा के उल्टा मत कर देना, इतना भी आदत मत डालो दिमाग को ही चीटिंग करने की, खुद से भी कुछ तो दिमाग चलेगा ना। अब देखो कॉसेक A बोल रहा है, मतलब ये, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूज तो यही रहने वाला है ना हमेशा ही, AC ही, लेकिन इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा ये बोला है हमको तो परपेंडिकुलर ये हुआ, मतलब BC तो नीचे और अपॉन में AC। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा हमेशा, लेकिन अब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, अगर C ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर AB हो गया। सेक की बात करते हैं, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस नहीं हुआ क्या ये। जब एंगल A ले रहा हूं मैं, जब एंगल A ले रहा हूं तो हाइपोटेन्यूज तो वही बात है, सेम रहने वाला है AC, और यहाँ पे भी सेम ही रहेगा AC, ठीक है। लेकिन बेस क्या रहेगा, जब मैं सेक A लूंगा तो मेरा बेस हो गया AB, और जब मैं सेक C ले रहा हूँ ये, तो मेरा बेस हो गया BC, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ कॉट पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही ये हुआ, शायद छोटा हो गया मेरे, सॉरी, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस। अब आ जाओ कॉट A पे, A कॉट, इसका पूछ रहा है कॉट का रेशियो, किसका, A एंगल का, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका बेस क्या होगा AB, मतलब AB लिख दूंगा मैं, अपॉन परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, सामने वाला BC। सिमिलरली जब मैं कॉट C की बात कर रहा हूँ इसकी, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो, बेस क्या होगा, सॉरी BC, क्योंकि इस पे लेटा हुआ है, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला AB। ये 6 चीजें अगर किसको अच्छे समझ में आई है ना, तो उसको आज की क्लास लेने का बहुत फायदा हुआ है, आई कैन वाउच ऑन दैट, कि ये चीज़ है तो आपको आनी ही चाहिए। मेरी मानो एक प्रैक्टिस ऐसी खुद से करना, उसका आप कहो तो मैं उसका एंगल खुद से बना देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमको एक ट्राइंगल दे रखा है मैंने, ये, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये 90 है, तुमको अच्छा लेटर से चेंज करना है, इसको बोलते हैं अपन PQR, ठीक है। अब इसमें तुमको सारे रेशियोज निकालने हैं, मतलब साइन P साइन R, सिमिलरली कॉसेक P और कॉसेक R। अब आ जाओ कॉस P कॉस R, मतलब कि
sec p और sec r। अब आ जाओ tan p और tan r, मतलब कि cot p और cot r। ये सब तुमको निकालने हैं। अगर तुमने सब ये निकाल लिए अच्छे तरीके से, देन आई कैन मेक यू श्योर कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाए। मतलब तुमको रेशियोज का फंडा समझ में आ चुका है बेसिकली, अगर तुमको ये आ गया तो। और ट्रिग्नोमेट्री जितना तुम समझ रहे हो इतना कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री एक ये मान लो बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है, जिसमें से तुमने एक लोटा भरा है और उस एक लोटे से सिर्फ तुम्हारी 10th होगी। इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री 10th में। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और मुझ में आप में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। आपने एक लोटा लिया, मैंने 2 या 3 ले रखे होंगे, ज़्यादा नहीं ले रखे मैंने भी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। जो इनफ जो कॉन्सेप्ट्स थे तुम्हारे जानने के वो तुम जान चुके हो। मुझे लगता है शायद तुमको जानने की जरूरत है, ठीक है। अब वो चाहे तुम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या चाहे आरएसआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल जो क्लास मेरी होती है वो आपकी सार्वजनिक किताबों के लिए होती है। बस क्वेश्चन हम सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, इतना ही फर्क होता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर कंट्री, प्राउड, बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, ठीक है। तब तक रिवाइज कर लेना चैप्टर को, जो मैंने चीज़ें पढ़ाई है इनको वापस रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। टेल देम दैट ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन स्टार्टेड ऑन आवर चैनल। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो, ठीक है, सबको बताओ। बाय बाय, जय हिंद।